अच्छा, तो वी वर डिस्कसिंग कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले आप एचआर प्लानिंग को इंक्लूड करती हो, क्यों? ताकि आपको ये तो पता हो कि हमने कितने लोगों को हायर करना है, ठीक है? उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस हो, क्या स्किल्स हो, उन्होंने आके कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, किस प्रोविंस का बंदा लेना है, किस जेंडर का बंदा लेना है, ठीक है? किस एज ब्रैकेट का आपने बंदा लेना है, उसकी सैलरी क्या होगी, ये सारी चीजें प्लानिंग का हिस्सा। तो रिक्रूटमेंट का जो पहली स्टेज है, पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है, वो प्लानिंग है, ठीक है? फिर उसके बाद हमने कहा कि एचआर मैनेजर पे, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स पे, जो हेड्स हैं, उन पे भी एक लोड आ जाता है, क्योंकि उन लोगों ने हायर करना होता है बंदा, ठीक है? तो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, ठीक है? फाइनेंस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे बढ़ जाती हैं, उन्हें एड्स सम टाइम बनाने होते हैं, ठीक है? और उसको एडवर्टाइज करना होता है, सम टाइम एचआर खुद कर रहा होता है, ठीक है? फिर उसके बाद ये है कि ये जब चीज हो जाती है, देन आप डिसाइड करते हो कि मुझे रेगुलर बंदा चाहिए या पार्ट टाइम चाहिए। फिर मैंने कंपनी के अंदर ही रिक्रूटमेंट करनी है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन खुद करेगी या वो आउटसोर्स करेगी। उस पे हमने कल डिटेल में डिस्कशन की कि बहुत सारी कंपनीज है जो रिक्रूटमेंट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? फिर आपने रिक्रूटमेंट ऐड की बात की कि हमने ऐड को बड़ा अच्छा बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, ताकि लोग किसी तरह अप्लाई करें, ठीक है? और उनमें से फिर हम अच्छे बंदे को शॉर्टलिस्ट करें, ठीक है? देन हमने ये कहा कि पार्ट टाइमर और फुल टाइमर या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के बारे में भी डिफरेंशिएट करना है हमने, ठीक है? फिर हमने रिक्रूटर ट्रेनिंग की बात की कि उसकी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है? फिर उसके बाद जो टाइम है, जो एवरेज टाइम स्पेंड होता है एप्लीकेशन पे या सीवी को स्क्रीन करने में, ठीक है? उस हवाले से रिक्रूटर की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। फिर बल्क में आपको सीवीज आती हैं, ठीक है? तो उसमें रिक्रूटर अगर ट्रेंड होगा तो वो अच्छे तरीके से जो सीवी है वो शॉर्टलिस्ट कर पाएगा, ठीक है? अच्छे डिजर्विंग बंदे को ऊपर लेके आएगा, ठीक है? तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। फिर उसके बाद हमने कहा था रिक्रूटमेंट सोर्सेज या रिक्रूटमेंट चैनल्स या रिक्रूटमेंट मेथड्स। तो वो हमने ब्रॉडर कैटेगरी में कहा था देयर आर टू मेथड्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है? और सोशल मीडिया और इंटरनेट मीडिया को भी हमने एक्सटर्नल मेथड्स के अंदर ही इंक्लूड कर लिया था। और इंटरनल में हमने कहा कि नोटिस बोर्ड्स पे कर सकते हो, वेबसाइट्स पे आप कर सकते हो, आप इंटरनल प्रमोशंस कर सकते हो, ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स कर सकते हो, ठीक है? आप डाटाबेस को देख सकते हो, आप पुराने लोगों को दोबारा रीहायर कर सकते हो, या जो आपके पास पहले से एप्लीकेशंस आई हुई हैं आप उनको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है? अगर वो इंटरनली आपके पास फ्लोट हुई हुई हैं। एक्सटर्नल में हमने फिर डिफरेंट मेथड्स देखे थे, हमने कहा कॉलेज यूनिवर्सिटी रिक्रूटिंग है, फिर आपके पास न्यूज़पेपर्स का है चैनल अवेलेबल है, आपके पास डिफरेंट फोरम्स हैं, मुस्तकबिल, बेरोजगार, ब्राइट स्पायर, ठीक है? इंडीड, विजू लर्निंग जॉब्स, इस तरह के बहुत सारे पोर्टल्स हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, डायरेक्शंस की तरह, करियर पाकिस्तान की तरह, ठीक है? तो ये सारे सोर्सेज आप इनमें से कुछ को यूज कर सकते हो, सबको कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन दी रिक्वायरमेंट्स एंड द नीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पोजीशन, और बजट पे भी डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है? तो ये सारा हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो गया और रिक्रूटमेंट की बात हो गई। जब हम ये सारी चीजें कर लेते हैं, ठीक है, और हमने एड शेड्स भी लगा लिए, ठीक है, देन वी मूव टुवर्ड्स सिलेक्शन, ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है। सिलेक्शन क्या चीज होती है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये दोनों आपस में लाजमो मलजूम है। ऐसा नहीं कि रिक्रूटमेंट करके छोड़ दो, बंदा तो भी हमने हायर किया ही नहीं, ठीक है? तो ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट के बाद हम सिलेक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है? सिलेक्शन होती क्या है, इसको हम थोड़ा सा पहले इजी वर्ड्स में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग इंडिविजुअल्स विद नेसेसरी क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू फिल जॉब्स, ठीक है? बहुत आसान डेफिनेशन है यार इसकी, कि हमने ऑर्गेनाइजेशन जॉब्स को फिल करने के लिए कुछ लोगों को जो चूज करना है, ठीक है? और किन लोगों को चूज करेंगे? जो हमारे इनिशियल क्राइटेरिया के करीब होंगे। याद है हमने क्राइटेरिया सेट किया था जॉब स्पेसिफिकेशन में, जॉब डिस्क्रिप्शन में, ये ड्यूटीज उससे करवानी है, उसके पास एमएस हो, एमबीए हो, एसीसी हो, ये जो भी हम, ठीक है, इतने साल के एक्सपीरियंस हो, ठीक है, ये स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, इंटरपर्सनल स्किल्स हो, सॉफ्टवेयर की ग्रिप हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके करीब करीब जो होगा, इस मीन्स कि हम उसको चूज करना शुरू कर देंगे। और फिर अगेन आगे जाके जाहिर सी बात है हम टेस्ट इंटरव्यू लेंगे, मुख्तलिफ मराइल से उसको गुजारेंगे, और जो उन तमाम मराइल से कामयाब हो जाएगा हम उनमें से कुछ को ऑफर कर देंगे और बंदे रख लेंगे, ठीक है? तो सिलेक्शन क्या हुई? इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग इंडिविजुअल्स with all the necessary qualification, experience, skills, abilities which are required to fill jobs in an organization.
इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अब मुझे कोई रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का फर्क बताएगा? अब दोनों चीजें हमारे सामने हैं कि वो क्या था और ये क्या है। सर रिक्वायरमेंट ये है कि हमने उसमें ना ऐड वगैरह देना होता है ताकि लोग उस पर अप्लाई करें, और सिलेक्शन ये है कि हमने देखना होता है कि आई उस क्राइटेरिया पे उतर रहे हैं, क्वालिफिकेशन उनकी है या और क्या कहते हैं बोला, मतलब इस जॉब ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सुटेबल है कि नहीं, इस तरह की चीजें देखनी होती हैं। ठीक, हसन ऐसा ही है ना? एक चीज मैं ऐड करूंगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कल भी बात हुई थी, इट्स नॉट ओनली अबाउट एड इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रिक्रूटमेंट। रेगुलर वर्सेस फ्लेक्सिबल स्टाफिंग, क्या हमने पार्ट टाइमर चाहिए, फुल टाइमर चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन खुद रिक्रूटमेंट करेगी या किसी और के थ्रू करवाएगी, रिक्रूटर की ट्रेनिंग, रिक्रूटर का एड, ये सारी चीजें रिक्रूटमेंट का पार्ट है। इंटरनल यस सर। मेथड्स पे जाएंगे या एक्सटर्नल पे जाएंगे, तो सिर्फ ऐड नहीं है, ठीक है। हाँ, ऐड इज वन ऑफ द ऑप्शन जिसके जरिए हम लोगों को सर्च कर रहे हैं और उन्हें इनवाइट कर रहे हैं कि वो अप्लाई करें उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, वो रिक्रूटमेंट हो गई। जब वो अप्लाई करना शुरू कर देंगे और जब हम क्राइटेरिया से मैच करेंगे उनको, ठीक है, जो जो हमारे करीब होता चला जाएगा, टेस्ट में, इंटरव्यू में, मेडिकल चेक करेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे, जो भी आगे स्टेजेस आएंगे, फिर उस ये सारा सिलेक्शन है और फिर आखिर में जाके हम कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे। इज इट ओके? यस सर। शाबाश यस। जी। कासिम? सर मैं अगर जो है ना रिक्रूटिंग और सिलेक्शन दोनों को सिंपल में डिफाइन हमने करना है तो हम कहेंगे कि गेटिंग अ पोल ऑफ पीपल टू गेट द बेस्ट फिट अमंगस्ट देम, कि लोगों को जो है एक पोल हम लेते हैं वो रिक्रूटिंग के लिए है और उसमें से फिर एक बेस्ट फिट को उठा लेना है, तो वो फिर सिलेक्शन। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो पहले सीवी भेजेंगे, फॉर्म्स शार्म्स भेज रहे हैं उसमें, लेकिन फिर जब वही बात है कि जो हमारे क्राइटेरिया के करीब होता चला जाएगा, हम उसको सिलेक्शन का हिस्सा बनाते जाएंगे और फिर हम उन लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे जितनी पोजीशंस होंगी जो बिल्कुल हमारे मेयार पे पूरा उतरते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। लेकिन अगेन, जब हम स्टाफिंग की बात करते हैं ना, या जब हम हायरिंग की बात करते हैं, तो उसमें ये दोनों चीजें आती हैं, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगी जब पीछे रिक्रूटमेंट होगी, और रिक्रूटमेंट कब होगी? जब पीछे एचआर प्लानिंग होगी, ठीक है। तो ये आपस में लिंक है। अच्छा, इसी के साथ नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है प्लेसमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? फिटिंग अ पर्सन टू द राइट जॉब। हमने एक स्लोगन पढ़ा था, वो स्लोगन क्या था शुरू के दिनों में? राइट पर्सन। Right person with right skill at right place राइट राइट पर्सन टाइम। विद at right राइट time. एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, बाकी लोग भी माशाल्लाह कोशिश कर रहे थे कि राइट पर्सन विद द राइट स्किल्स एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। वो मोटिव हमने खोना नहीं है, क्योंकि जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं ना, हमने बंदा रखना है। अगर हमने सही जगह पे सही टाइम पे सही बंदा रख लिया जिसके पास तमाम वो चीजें होंगी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फिर देर आर मोर चांसेस कि हमारे मसले हल हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा 100%, वो तो जाहिर सी बात है, जब आएगा तो पता चलेगा वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। अभी तो पेपर वर्क और टेस्ट इंटरव्यू से ही पता चला है, समटाइम ऑन जॉब वो नहीं भी परफॉर्म करता, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं, ज्यादातर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पर्सन प्लेसमेंट, ठीक है, कि आपने सही बंदे को सही जगह पे सही टाइम पे लगाना है, इसको कहते हैं प्लेसमेंट, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे आपने कभी देखा होगा जब घर बन रहा होता है, ठीक है, ये जो मिस्त्री मजदूर होते हैं, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे वो एक दीवार बना रहा है, ठीक है, कमरे की है जो भी, और उसने क्या किया, पूरी पूरी ईंट लगाता गया, बीच में सम टाइम ऐसा भी आता है कि जब वो फुल ईंट उस पर्टिकुलर जगह पे फिट नहीं हो रही होती, वो थोड़ी सी क्या करता है, ईंट को तोड़ता है और वो छोटा सा पीस करता है, उस छोटे से पीस को वो उस जगह पे फिट करता है, प्लेस करता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट। वो क्यों प्लेसमेंट हम उसको कह रहे हैं? क्योंकि वो जो छोटा सा टोटा है ना, एक्चुअली वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, मैच कर रहा है उस जगह पे, क्योंकि जब आप फुल ईंट लगाओगे तो वो नहीं बैठेगा, क्योंकि जगह नहीं है ना। तो उसने जब वो उस जगह पे सही टोटा वो एग्जैक्ट लगाया, तो इट मीन्स कि उसने सही तरह से उसको प्लेस किया, ठीक है। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। इज इट क्लियर? प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? यस सर। ठीक यस हो ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसी तरह यस। एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं चाहूंगा कि आप में से कोई बताए, कि ना बता सके तो फिर ऑब्वियसली मैं उस पर रोशनी डालूंगा। पर्सन जॉब फिट का एक कॉन्सेप्ट होता है, पर्सन जॉब फिट। ये क्या कॉन्सेप्ट है?
या इस लफ्ज से आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है ये? सर पर्सन मतलब जो कि उस जॉब के लिए फिट है। जी कौन है, कौन बता रहे हैं? सही बता रहे हैं आप। सर पर्सन जो एक किसी भी जॉब के लिए फिट, उस जगह पे फिट आता है वो। गुड, लेकिन वो फिट किस सर बेस जो पे? अडेप्ट कर ले, गुड, सर वेरी गुड, अडेप्ट सर कर ले ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के। गुड एक फैसल। बंदा है, हम उसको एक बंदा है उसको हम हायर कर रहे हैं, उसको एचआर रिलेटेड बैकग्राउंड है, हम उसको तो राइट प्लेस पे लेके आ जाते हैं, एचआर में लेके आ जाते हैं। ठीक लेकिन है, एचआर के अंदर फिर उसकी स्पेसिफिक जॉब में जो क्वालिटीज उनकी है, इंडक्शन की है या ट्रेनिंग की है या दूसरी सही, की है, वो कौन सी में फिट आ रहा है, वहीं पे जो है ना उसको फिट करें तो वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कि आपने उसके पर्टिकुलर जॉब को देखना है और उस बंदे की अपने क्रीडेंशियल्स को देखना है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका रेलिवेंट एक्सपीरियंस, उसकी रेलिवेंट स्किल्स, उसकी रेलिवेंट एक्सपर्टीज, एबिलिटीज। जब वो मैच हो जाएंगी तो वो पर्सन जॉब फिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक चीज होती है पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट। ठीक है, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट क्या होगा? उसी से मिलता जुलता है। जी फहीम। सर जो एक ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो जाए, बाकी टीम के साथ काम कर सके। एक्सीलेंट। एक कैरेक्टरिस्टिक होगी कि वो बाकी टीम के साथ एडजस्ट हो जाए, जैसे कि फैसल ने भी कहा कि वो अडेप्ट कर ले अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, या ठीक है, तो बिल्कुल सही, एक कैरेक्टरिस्टिक ये होगी। और कोई बंदा कैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट मैच हो सकता है, किस बेस पे हो सकता सर है? इस बेस पे भी हो सकता है कि एक बंदे का बैकग्राउंड जो है, फॉर एग्जांपल वो फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उसे हम फूड इंडस्ट्री में हायर कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो गुड। इसी तरह सर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर होगा, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो होंगी सारी चीजें, उनको समझ सकेगा आसानी से। एक्सीलेंट, आकाश ने बड़ा वैलिड पॉइंट बताया। सना इसका +1 ऐड करो। कल्चर, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका एक कल्चर होता है, उसकी उसकी नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज होती हैं। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ आपको। अब जैसे रिफा है, रिफा का कल्चर आपको पता है, इट इज मोर फोकस्ड ऑन द इस्लामिक एथिकल वैल्यूज। ठीक है, उसकी आपको हर जगह रिप्रेजेंटेशन नजर आती है, कहीं जेंडर मिक्सिंग अलाउ नहीं है। ठीक है, आपके तमाम ग्रुप सेपरेट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी इवेंट होता है उसमें सेपरेशन है। ठीक है, और इनफैक्ट हमारे हर एक्टिविटी में वी ट्राई कि हम इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को करें। ठीक है, इट मींस कि अगर हम एक बंदा हायर कर लेते हैं, नो डाउट उसके पास बाहर की डिग्री है, सारा कुछ है, लेकिन अगर उसकी जो पर्सनल वैल्यूज हैं वो शायद ब्रॉड माइंडेड हो, या जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा ब्रॉड माइंडेड होना गलत बात है, सिर्फ एक बात कर रहा हूँ। ठीक है, कल्चर टू कल्चर भी वेरी करता है ना। ठीक है, तो जो आपकी अपीयरेंस है या जो आपकी नॉर्म्स वैल्यूज हैं, अगर वो कहीं बाहर से आ रहा है, तो इट्स नॉट नेसेसरी शायद वो यहाँ पे परफेक्ट मैच होगा। उसकी एक वजह है कि यहाँ आपको ऑब्वियसली इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट या एथिकल प्रिंसिपल्स को अपनाना है। अगर कोई एक ऐसा बंदा है जो अनएथिकल एस्पेक्ट्स को अपनाता है, शॉर्टकट्स को, या इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू अपने काम कर लेता है, तो इट मींस कि वो हमारी कंपनी के लिए परफेक्ट मैच नहीं है। ये बात समझ आ रही है आपको? तो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज के साथ पर्सनल वैल्यूज जब अलाइन होती है ना, उसको हम कहते हैं पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट। ठीक है, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इनोवेशन पे बहुत ज्यादा बिलीफ रखती हैं, खासतौर पे सॉफ्टवेयर हाउसेज हो गए, या हर जगह पे इनोवेशन पे बात होती है, काम होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक बंदा है वो जरा भी इनोवेटिव नहीं है, ठीक है, यानी कि वो अभी भी पुराने ख्यालात का मालिक है, ये वो, ठीक है, वो जॉब के लिए कहीं ना कहीं शायद काम कर रहा है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा इनपुट इस तरह नहीं दे रहा, तो विल ही और शी बी एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन? शायद वो उतना ना हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को आए दिन चेंज कर रही है, कभी 4G पे ला रही है, कभी 4.5G पे काम कर रही है, कभी 5G पे। तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को अपडेट करना है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, नए सॉफ्टवेयर नहीं सीखोगे, नई चीजें नहीं सीखोगे, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का फिट हो ही नहीं, क्योंकि आप पीछे रह रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन आगे जा रही है। ठीक है, तो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट इसको कहते हैं। तो जो बंदा हायर करना है वो ना सिर्फ जॉब फिट हो, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन फिट भी हो। ठीक है जी कासिम। फिर दूसरी बात ये है कि इंडस्ट्रीज भी जो है वो डिफरेंट होती हैं। मतलब अगर जो है ना एक बंदा है फाइनेंस का काम कर रहा है, तो वो एक प्राइवेट कंपनी में जब जाएगा तो उनकी सेल्स और दूसरी जो रिपोर्ट्स होती हैं, सारी चीज़ें सेल की जो या फाइनेंस की जो प्रोसेसिंग होती है वो डिफरेंट होती है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो जाएगा तो वो डिफरेंट होगी। इस तरह अगर यूनिवर्सिटी में जो है ना वो जाएगा तो वहाँ पे वो चीज़ें जो है ना मुख्तलिफ होगी। तो अगर एक बंदी का बैकग्राउंड जो है वो ट्रेडिंग कंसर्न है और वो फिर जो है ना जाएगा यूनिवर्सिटी में,
तो वहाँ पे उनको जो है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगी, वो उसके लिए फिर फिट नहीं होगा। इस तरह एचआर अगर हम देखें तो एचआर भी जो है यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उसमें एचआर के प्रोसेसेस अलग होते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी जो होती है उनकी एचआर की जो प्रोसेसेस है वो डिफरेंट होती हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की या इंडस्ट्री जो स्पेसिफिक होती है उसमें भी ये देखा जाता है कि जो बंदा हम हायर कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है या नहीं है। जिस तरह आकाश ने कहा जो फूड ऑर्गेनाइजेशन है या फूड बेवरेजेस का बंदा अगर हायर करें तो उसी फील्ड से बंदा जो है ना उसी को हम देखेंगे कि वो उसी इंडस्ट्री में पहले से एक्सपीरियंस हो। ये नहीं कि जो है ना हम ट्रेडिंग एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना फूड में लेके आएंगे तो वो वहाँ पे काम फिर प्रॉपर्ली नहीं कर सकेंगे। एक्सीलेंट, वेरी वेल सेड। कासिम ने बड़ा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बीच में ऐड किया है कि वैल्यूज की भी बात होगी, सारी चीजें भी होंगी, लेकिन हर इंडस्ट्री का जो नेचर ऑफ वर्क है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, अब जैसे बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, वहाँ के एचआर के मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन स्टिल देयर इज डिफरेंस। आप जब यूनिवर्सिटी के एचआर की बात करते हो तो आप ऑब्वियसली कुछ एडमिन स्टाफ के साथ साथ आपको टीचर्स भी हायर करने हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, प्रोफेसर, तो उसमें एचआर का एक डिफरेंट इम्तिहान है। लेकिन अगर आप लेट्स सपोज हॉस्पिटल इंडस्ट्री में हो तो वहां पे आपको डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, एडमिन स्टाफ भी चाहिए, तो वहां पे एचआर की जो वो है डोमेन, उसमें फंक्शंस वही हैं, लेकिन नेचर वर्क में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाती हैं। इसी तरह अगर आप एनजीओज में चले, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जो सोशल वेलफेयर करती हैं, तो उनका नेचर वर्क और डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इंडस्ट्री मैच होना भी जरूरी है। ठीक है, एक्सीलेंट। अच्छा, तो सिलेक्शन हो गई, प्लेसमेंट हो गया, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट हो गया, पर्सन जॉब फिट हो गया। ये कुछ ड्यूटीज हैं जो एचआर जब सिलेक्शन की स्टेज पे होता है तो उसे करनी पड़ती हैं। ये कोई रीड कर लेगा, ये कोई पॉइंट्स रीड कर ले, फिर उस पे हम बारी बारी डिस्कशन कर लेते हैं। सर मैं करता हूँ। रिसीव चले करें, ऐसा ना करें आप। ठीक है। रिसीविंग एप्लीकेशंस, इंटरव्यूइंग एप्लीकेंट्स, एडमिनिस्ट्रिंग टेस्ट टू एप्लीकेंट्स, conducting background investigation, arranging physical examination, placing and assigning new employees, coordinating follow-up of new employees, exit interviewing departing employees, maintaining employee record and reports. गुड, वेरी गुड। देखो, जब भी सिलेक्शन की फेज में एचआर जाता है ना, तो उसके ऊपर कुछ लोड आ जाता है। लोड इन अ सेंस, उसने लोगों की एप्लीकेशंस को रिसीव करना है। ठीक है, क्योंकि जॉब एप्लीकेशंस आएंगी ना, उसके पास सीवीज आएंगी, एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे, वो उनको देखेगा, लोगों को इंटरव्यू करेगा। वो आगे हम जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन स्टिल कुछ ड्यूटीज ऐड हो रही हैं। वो टेस्ट बनाएगा तो लेगा ना, या इंटरव्यू के क्वेश्चन सोचेगा तो फिर लेगा। ठीक है, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन चेक करेगा कि आया वो बंदे का पर्सनल कंडक्ट कैसा रहा, फिजिकल एग्जामिनेशंस करेगा, टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराना। ठीक है, नए एम्प्लॉयज को साइन करना, प्लेस करना, फॉलोअप्स लेना लोगों से। ठीक है, एग्जिट इंटरव्यू अगर कोई जा रहा है तो उससे भी जाहिर सी बात है आप पूछते हो कि आपने इसको कैसा पाया और क्या चीजें इंप्रूवमेंट के लिए आप सजेस्ट करते हो हमें। रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, सीवीज फाइल में लगाना, उनका जो एजुकेशनल और एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स है उसकी फाइल मेंटेन करना, ये सारी ड्यूटीज सिलेक्शन फेज में एचआर डिपार्टमेंट के ऊपर ऐड हो जाती हैं। तो ये कुछ उसके क्लरिकल कह लो या एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, देन वी मूव टुवर्ड्स ये चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट एंड पर्सन जॉब फिट। ठीक है, अच्छा, फिर कुछ चीजें हैं, ये मैं आपसे ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है मल्टीपल हर्डल्स और एक है कंपनसेटरी अप्रोच। ठीक है, इन दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए। जब भी कभी आप एचआर डिपार्टमेंट में जाओगे तो आप इनमें से किसी एक पे जरूर शायद गो थ्रू करो आप। देखो, मल्टीपल हर्डल्स का नाम ही सजेस्ट ये कर रहा है कि आप किसी एम्प्लॉय के लिए या कैंडिडेट के लिए, एम्प्लॉय नहीं कैंडिडेट, वो एम्प्लॉय तब बनेगा जब आप उससे फार्मली सिलेक्ट कर लोगे, उसके लिए एक से ज्यादा रुकावटें हाइल कर रहे हो। मल्टीपल हर्डल्स का मतलब यही है ना कि यू आर क्रिएटिंग हर्डल्स मोर देन वन। ठीक है, और कंपनसेटरी अप्रोच से मुराद क्या है कि ओवरऑल आप उसको कंपनसेट कर रहे हो। ठीक है, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। लेट्स सपोज आप टेस्ट बनाते हो, और टेस्ट आप इस तरह बनाते हो कि आप ये कह देते हो कि यार उसमें थोड़ा पोर्शन इंग्लिश का है, थोड़ा सा पोर्शन एनालिटिकल का है, और थोड़ा सा पोर्शन उसका सब्जेक्ट पोर्शन है। मिसाल के तौर पे आप जैसे एमकॉम के हो तो आपसे अकाउंटिंग के थोड़े सवाल पूछ लिए जाएं, आपसे एचआर के थोड़े से पूछ लिए जाएं, कॉमर्स के पूछ लिए जाएं,
जो भी पोजीशन हो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज हैं, इंग्लिश, एनालिटिकल पोर्शन एंड द सब्जेक्ट पोर्शन। मल्टीपल हर्डल्स क्या होगा, आप बंदे के लिए ये हर्डल्स क्रिएट कर लेते हो या कैंडिडेट्स के लिए कि वो हर सेक्शन में मिसाल के तौर पे 50% मार्क्स लेगा तो वो क्वालिफाई करेगा। आ रही समझ? हर सेक्शन पे आपने कट लगा दिया कि 50% लोगे या 60% लोगे तो आगे अगली स्टेज तक जाओगे, अदरवाइज आप नहीं जाओगे। तो ये कौन सी अप्रोच है? मल्टीपल हर्डल्स। कंपनसेटरी अप्रोच में आप क्या कर सकते हो, आप उसे ये कह सकते हो कि ओवरऑल आपके 50% आने चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ इंग्लिश में शायद आपके 5% हो, एनालिटिक्स में शायद आपके 10% हो, 15 हो गए, बाकी 35 अगर आप सब्जेक्ट में ले लेते हो तो आपके 50 बन गए ना, इट मींस कि आप क्वालिफाई हो गए अगले राउंड के लिए। तो कंपनसेटरी में आप उसको एज आप कंपनसेट कर रहे हो, आप उसको ओवरऑल एक परसेंटेज दे देते हो या एक थ्रेशोल्ड सेट कर देते हो, बेंचमार्क, ये मीट करो तो आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो। लेकिन मल्टीपल हर्डल्स के लिए आप उसके हर सेक्शन पे एक चेक लगा रहे हो, एक ब्लॉक लगा रहे हो, वो उसको अबूर करना है तो वो अगले लेवल पे जाएगा। इन दोनों का फर्क समझ आया आपको? यस सर, आ गए। ठीक है, मैं इसकी एक और मिसाल आपको देता हूँ। नेटेल आप जानते होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और केबल शेबल का। उनका एक क्राइटेरिया है, उन्होंने मल्टीपल हर्डल्स रखी हुई है, ठीक है। उनका माशाल्लाह एचआर का क्राइटेरिया बड़ा अच्छा है, एचआर सिस्टम भी उनका बड़ा अच्छा है। उन्होंने क्या किया हुआ है कि आपके मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स, मास्टर जो भी रिक्वायरमेंट है 4 डिग्रियों की, 3 डिग्रियों की, हर डिग्री में एटलीस्ट 60% रिक्वायर्ड है। आपके अगर मास्टर में 80% आ जाते हैं, बैचलर्स में आपके 85 आ जाते हैं और मैट्रिक में आपके अगर आ जाते हैं 55, तो यू विल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये अभी उन्होंने अपडेट किया, ये नहीं, बहुत पुराना क्राइटेरिया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन द थिंग इज कि मल्टीपल हर्डल्स हैं, ना सिर्फ एक जगह हर्डल क्रिएट कर रहे हो, आपने मुख्तलिफ जगहों पे लगाई है और सारी अबूर करोगे तो आगे जाओगे। ठीक है, कंपनसेटरी क्या होगी कि ओवरऑल आपका इतना स्कोर होना चाहिए। हमें इस चीज से गर्ज नहीं है कि वो आप कैसे पूरा कर रहे हो, शायद एक फील्ड में ज्यादा आ रहा है और बाकियों में कम। ठीक है, जैसे इसी तरह जैसे पीएचडी के इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, या आपके इंटरव्यूज होते हैं जब ये आप एडमिशन के लिए आते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ चीजों की मुख्तलिफ वेटेज होती है। आपके इंटरव्यू की कुछ वेटेज है, आपकी पिछले बैकग्राउंड की कुछ वेटेज है, आपकी परसेंटेज की वेटेज है, इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वेटेज है, आपको अपनी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड कितना आपको उसकी इंपॉर्टेंस का पता है, सब चीजों की वैल्यू है। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि आपने मल्टीपल हर्डल्स नहीं रखे हुए, आपने ओवरऑल एक कंपनसेटरी अप्रोच रखी हुई कि इतने % आपके मार्क्स या इतना क्राइटेरिया आ गया तो आप एलिजिबल हो जाओगे। इज इट ओके? ये दोनों फर्क समझ आए हैं आपको? यस सर। अच्छा, अब मुझे जैसे कोई, समझ आ गया। मैंने एक चीज पूछनी थी आपसे जी हमजा पूछें। कि अब मल्टीपल हर्डल्स बजाहिर तो एक नेगेटिव चीज है, मतलब आप उसको ना ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में इट्स नॉट नेगेटिव। मैं एक चीज इसमें कर लूं, शायद कैंडिडेट पर्सपेक्टिव से या हमें नेगेटिव लगता हो, लेकिन ये एक अच्छा क्राइटेरिया इसलिए भी है क्योंकि देखो आजकल कंपनी को सिर्फ एक तरह का बंदा नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ एचआर का ही बंदा, मैं एक बात कर रहा हूँ, दे नीड ऑल राउंडर्स। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज में अच्छा परफॉर्म करो। आप अगर कम्युनिकेशन, मिसाल के तौर पे आपका चौका है, 4 CGPA है, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो क्या आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे फिट हो? एक बात है, कॉमन क्वेश्चन है। तो कंपनसेटरी अप्रोच में तो आप आगे निकल जाओगे, लेकिन मल्टीपल हर्डल्स में आप कभी भी आगे नहीं निकलोगे। कम्युनिकेशन स्किल्स होना अच्छी बात है, जरूरी है। अगर मिसाल के तौर पे अगेन आपका 4 CGP है लेकिन आपको सॉफ्टवेयर की कख नहीं आती, नो हाउ ही नहीं है, तो अगेन कंपनसेटरी में आप आगे निकल जाओगे, मल्टीपल हर्डल्स में रह जाओगे, और रहना चाहिए भी आपको, क्योंकि आप एक चीज में ठीक हो, बाकियों में आप खराब हो। जी हमजा। जी सर, यही मेरा पॉइंट था बेसिक जो मैं जानना चाह रहा था। ठीक है, तो ये एक लिहाज से अच्छा भी है, लेकिन एक लिहाज से गलत इस सेंस में भी है। सम टाइम होता है ऐसा। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। हमारे यहाँ आपको पता है कि डिफरेंट टेस्ट के ये पैटर्न्स होते हैं। इवन ऐसे भी टेस्ट होते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एमकॉम किया, एमबीए किया, लेकिन स्टिल आपसे जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। आपसे शायद वो ये ना पूछें कि डेबिट क्रेडिट बताओ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बताओ, वो सबको एक ही पैमाने पे मेजर कर रहे होते हैं, जनरल नॉलेज का टेस्ट। ठीक है,
अब देखो एक बंदा अगर बेचारे ने एमबीए में लेट्स सपोज 80% मार्क्स लिए या 3.7 सीजीपीए लिया है, लेकिन अगर वो जनरल नॉलेज में थोड़ा सा वीक है तो यार ये फिर उसके साथ इंसाफ तो ना हुआ ना। वो करता तो एमबीए की डिग्री रहा है, वो जनरल नॉलेज में तो उसने एमबीए नहीं किया ना। तो आप थोड़ा बहुत कंपनसेटरी भी अप्रोच अपनाने की जरूरत है एज पर द रिक्वायरमेंट। मैं आपसे एक दो एग्जांपल शेयर करता हूँ। बड़े मजे मजे के सवाल आते हैं जब आप सम टाइम टेस्ट देते हो। वंस आई गॉट अ क्वेश्चन कि परवेज मुशर्रफ जब अपने दौरे हुकूमत में था तो उसने इंडिया का दौरा किया था, ठीक है। तो जब उसने दौरा इंडिया किया, भारत का दौरा किया, तो बताएं उसने पीर के दिन किया, मंगल के दिन किया, बुध को किया या जुमेरात को किया? अब मुझे बताओ यार, इस सवाल का जवाब अगर किसी को पता हो भी सही तो इससे उसकी कौन सी नॉलेज या कौन सी इंटेलिजेंस आप मेजर करना चाह रहे हो? आ रही समझ? यस सर। मतलब यस सर। ये देखना चाह रहे होंगे कि उनको सियासत में कितना इंटरेस्ट है। यार देखो, मैं एग्री करता हूँ सियासत से इंटरेस्ट, लेकिन पीर मंगल बुध जुमरात किसी को कौन सा याद होना है? लेकिन आप टेस्ट डिजाइन करो तो वो तो एटलीस्ट ऐसे करो ना कि यार उससे कुछ उस बंदे की कुछ चीज आपको मतलब वो असेस तो कर सको। मैं यकीन बताऊं आपको, अब कि अगर कायदे आजम या इल्लामा इकबाल इस दौर में होते ना और आप उनको इस तरह के टेस्ट देते, बिलीव में वो कभी ना पास कर सकते, ठीक है। और हालांकि उनकी कोई इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन मार्क है, पाकिस्तान बना के बैठे हुए हैं वो, ठीक है। द थिंग इज कि हमें थोड़ा सा अपने आप को ना अपडेट या रिवाइज करने की भी जरूरत है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि फलां मुल्क के मशरिक में एक दरिया बहता है, उसके शुमाल में कौन सा शहर आबाद है, ठीक है। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन से आप क्या चीज असेस करना चाह रहे हो? आप इस तरह का पोर्शन लाजमी रखो। मैं ये नहीं कह रहा जनरल नॉलेज नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे उसकी फील्ड का भी कुछ पूछना चाहिए जो उसने सारा अरसा एक डिग्री अटेन की है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, चलें वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। ये ईयोग पे तो हम आपको पता है ऑलरेडी बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसमें एक सिलेक्शन प्रोसेस है, जैसे रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस था ना, ठीक है, इसी तरह सिलेक्शन का भी एक प्रोसेस है। ये कोई एक बंदा सिक्वेंशियल फॉर्म में इसको रीड कर ले फर्स्ट स्टेप से, पहले क्या होता है और फिर क्या होता है। सर मैं करूं? सर सबसे पहले एप्लीकेंट जॉब इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके बाद प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका ठीक है, 2 टाइप्स इसकी आ जाती हैं, ठीक टेस्ट है, एंड इंटरव्यू। सही, देन एडिशनल इंटरव्यू और जो कि ऑप्शनल होता है, और देन कंडीशनल जॉब ऑफर, देन मेडिकल एग्जाम, ड्रग टेस्ट प्लस जॉब प्लेसमेंट। गुड, वेरी गुड, शाबाश। देखो इस चीज को ऐसे आपने मतलब रटा लगा के नहीं याद करना, इसको हम समझते हैं। जब समझ जाएंगे ना तो हमें ये स्टेप्स दोबारा मतलब जुबानी याद करने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद लिख लेंगे। समझो इस बात को। आपने आप एज अ कैंडिडेट सोचना है, ठीक है। ऑब्वियसली हम तो एचआर पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि कहीं पे भी अगर कोई ऐड आता है, रिक्रूटमेंट तो हम कर चुके हैं ना पिछली स्टेज में, एप्लीकेंट क्या करेगा? अप्लाई करेगा, जॉब इंटरेस्ट शो करेगा ना अपना कि मैं दिलचस्पी रखता हूँ, आई एम विलिंग टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। तो वो क्या करेगा? अपना मतलब सीवी भेजेगा या रिज्यूमे भेजेगा या कवर लेटर भेजेगा या जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, ठीक है। पीओ बॉक्स पे करता है या वो ईमेल करता है, जो भी रिक्वायरमेंट है। तो पहला स्टेप क्या हो गया? बंदा अप्लाई करता है। जब वो अप्लाई करता है ना, तो ऐसा नहीं है कि जो भी अप्लाई करता है हम सबको बुला लें, कुछ केसेस में होता है। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जो हमारे क्राइटेरिया के ज्यादा करीब होता है ना, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि जब आप सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करो या न्यूज़पेपर पे या जहां पे भी, तो कुछ इररेलेवेंट लोग भी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या इवन पैसे भी हैं तो, ठीक है, कुछ चार्जेस हैं तो, ठीक है। तो आपने इनिशियली एक मतलब असेसमेंट जरूर करनी है कि आया ये हमारे म्यार के कितना करीब है। मैं ये नहीं कह रहा 100% हो, लेकिन कुछ करीब हो ताकि आप उसको मजीद आगे अगले राउंड के लिए भेजो, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग। अभी हमने इसको एम्प्लॉयमेंट दी नहीं, हम उससे पहले एक स्क्रीनिंग कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, ठीक है, कौन करीब है कौन नहीं, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। जब हम वो कर लेते हैं तो ऑब्वियसली हम उनको फोन करेंगे, कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे, ठीक है, कि हाँ भाई आप लोग आओ, ठीक है। वो विजिट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के अंदर हम उन्हें एक डेट टाइम दे देंगे और वो आएंगे। उनसे हम क्या करवाएंगे? जॉब एप्लीकेशन फॉर्म एक फिल करवाएंगे। अच्छा, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म क्यों फिल कराते हैं हम?
सर इंफॉर्मेशन लेने के लिए। गुड, ताकि उसका बायोडाटा हमें पता चल जाए, नाम फुल क्या है। वैसे तो सीवी में भी चीजें होती हैं, लेकिन जॉब एप्लीकेशन फॉर्म एक मतलब किसी भी इदारे की रिक्वायरमेंट भी होती है, ठीक है। एचआर की उसने फाइल्स भी मेंटेन करनी होती है ना, ताकि वो कल को कोई ऑडिट हो या कुछ भी हो तो उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड हो कि भाई इसने जॉब एप्लीकेशन भरा था, फिर उसके बाद प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो हुआ था, तब ये आया, ऐसे नहीं आ गया, ठीक है। तो उस तो पे वो भी बात उसका है। एक जी कासिम। एक जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म की इम्पोर्टेंस एक ये भी है कि उसमें लास्ट में जो है एक डिक्लेरेशन होती है कि वो जो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है वो उसके नॉलेज के मुताबिक और करेक्ट सारी चीज़ें हैं। अगर जो है ना वो चीज़ें में कोई एम्बिग्विटी है होती है तो ऑर्गेनाइजेशन के पास फिर ये इख्तियार होता है कि उसको जो है ना एक्सपेल करे या उसकी जॉब की जो प्रोसेस है वो किसी और को हो सकती है। तो वो डिक्लेरेशन भी मेनली इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, वेरी वेल सेड। कासिम ने बड़ा वैलिड और एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो आल्दो माशाल्लाह खुद एचआर डिपार्टमेंट में है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस वो शेयर करता है कि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप ऊपर से सारी मालूमात भर लेते हो ना, उसका मोबाइल नंबर, नेक्स्ट ऑफ किन, एड्रेस, सारी चीजें, एजुकेशन एक्सपीरियंस, ये वो साइन शन करवा लेते हो, देन उसके नीचे अंडरटेकिंग भी कुछ कंपनीज मेंशन करती हैं या कुछ लोग अंडरटेकिंग का सेपरेट फॉर्म देते हैं कि ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल हमारे नॉलेज के मुताबिक है, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है। और इससे क्या है कि कल को कोई भी अगर इसमें आपको फ्रॉड या कुछ चीज इस तरह लगी तो वो कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल होगा और कंपनी के पास पूरा राइट है कि वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है अगर उसने कोई भी इस तरह की जानबूझ के डाटा में कुछ चेंजेस की या कुछ इस तरह का शो किया, ठीक है। तो जॉब एप्लीकेशन ये हो गया। देन देयर कम्स टेस्ट इंटरव्यू। ऑब्वियसली जब वो एप्लीकेशन फॉर्म दे देगा, कुछ लोग उसी दिन टेस्ट इंटरव्यू रख लेते हैं, कुछ लोग उसी दिन खाली टेस्ट रख लेते हैं, टेस्ट के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू बुला लेते हैं, कुछ उसी दिन दोनों चीजें करवा लेते हैं, कुछ ऐसे करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के बाद उसे भेज देते हैं और फिर दोबारा टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इट डिपेंड्स, कुछ कंपनीज बहुत ज्यादा टाइम लगाती हैं, कुछ का प्रोसेस जल्दी होता है, वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, और नीड पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी जल्दी बंदा चाहिए, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन से टेस्ट होते हैं, कौन से इंटरव्यू। अभी जस्ट हम एक प्रोसेस को गो थ्रू कर रहे हैं। जब वो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर उसका बैकग्राउंड चेक करना भी जरूरी है, रेफरेंस चेकिंग, कि भाई वो उसका प्रीवियस बैकग्राउंड, जैसे आपको याद होगा स्कूल में एक होता था करेक्टर सर्टिफिकेट, वो ये बताता था कि ये बंदा बड़ा अच्छा रहा पूरे 10 साल, ये जो भी है खास टेन्योर में, और इसके खिलाफ कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई, फाइन शाइन नहीं हुए, ठीक है। तो वो उसके करेक्टर को एक स्टैंप कर देता है कि हाँ ये अच्छा बंदा है, ठीक है। तो वो भी जरूरी है। फिर उसके बाद आप उससे एडिशनल इंटरव्यू भी रिक्वायर कर सकते हो अगर जरूरत पड़े। कुछ कंपनीज के एक इंटरव्यू नहीं होते, दो दो तीन तीन इंटरव्यूज भी होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि उनका प्रोसेस कितना लेंथी है। फिर आप समटाइम कंडीशनल जॉब ऑफर भी कर देते हो सब्जेक्ट टू द मेडिकल एग्जामिनेशन। कुछ कंपनीज अब मेडिकल टेस्टिंग की तरफ चली गई हैं, वो कहती हैं कि टेस्ट लाजमी होना चाहिए मेडिकल का, उसमें डायबिटीज भी वो देख लेते हैं, हेपेटाइटिस चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ENT आईज नोज थ्रोट का टेस्ट होता है, ठीक है। डिपेंड करता है वो उस इदारे की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर वो क्लियर हो तो तब जॉब ऑफर आपको वो क्लियर हो जाती है, अगर ना हो तो फिर क्योंकि कंडीशनल जॉब ऑफर थी तो वो फिर ऑफर वापस ले लेते हैं, और उसके बाद अब उसको जॉब के अंदर प्लेस कर लेते हो उस जगह पे जहां पे उसकी जरूरत थी, राइट प्लेस पे राइट टाइम पे, क्योंकि ये वो बंदा है जो राइट स्किल्स के साथ है। तो दिस इज हाउ द सिलेक्शन प्रोसेस वर्क्स। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो मेरे से आप। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है, वैसे भी हमारे पास 2 मिनट हैं, तो कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वही पूछ लो, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम ये करेंगे कि वो